गुड मॉर्निंग दोस्तों। आरपीएससी के ड्राइंग टीचर की सीरीज का आज कंटिन्यू करते हुए हम एक और वीडियो के साथ आपके साथ बने हुए हैं और आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल इमर्स अड्डा। आज हम प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन यानी संयोजन के सिद्धांत को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हम संयोजन का परिचय के बारे में देखते हैं। तो संयोजन होता क्या है? संयोजन चित्रकला में दो या उससे अधिक तत्वों का सुंदर और मनोहरी योजना को ही संयोजन कहते हैं। क्या है? जब दो या उससे अधिक तत्व एक साथ मिलके एक सुंदर और मनमोहक योजना का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन कहते हैं। इसमें किसी एक तत्व की प्रधानता होती है। कोई भी एक तत्व प्रधान हो सकता है जिसे हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं। यानी वो क्या है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी प्रभाव का केंद्र। फिर चित्राकृति के निर्बाध रस ग्रहण में यह आकर्षण का केंद्र वाला भाग विशेष महत्व रखता है। यानी कि क्या है? ये कुछ स्पेशल इसकी छवि होती है। तो बिना इसके चित्र में बिखराव या भटकाव आ जाने की पर्याप्त संभावना होती है। अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो ऐसा लगता है कि जो भी आकृतियां हैं वो अपने अपने अलग अलग भावों को प्रकट करती हैं। बट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को देखते ही यानी कि जो आकर्षण का केंद्र है उसी के देख के उसी के साथ सभी आकृतियां जो है उसकी जो सहायक आकृतियां हैं वो एक साथ जुड़ी होती है और संयोजन का एक बहुत ही अच्छा स्वरूप प्रदान करती है। चित्र संयोजन में चित्र के तत्व जैसे रेखा, तान, आकृति आदि सुनियोजित करके कलाकार सशक्त अभिव्यक्ति का सृजन करता है। या जो भी कला के क्या क्या तत्व हैं चित्रकला के, तो रंग, रेखा, रूप और तान, पोत, अंतराल, इन सभी को आपस में एक फिक्स रूप से यानी फिर आपस का जो संयोजन वो है उसी को ही संयोजन कहते हैं। आपस का जो योजना है वही संयोजन होता है। तो संतुलन तथा आकर्षण से संबंधित संयोजन के इन सिद्धांतों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है। क्या है? वो 6 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण। ये 6 क्या है? 6 तत्व अलग थे, 6 षडांग अलग हैं और संयोजन भी 6 भागों में विभाजित है। यानी हमने कला के तत्व यानी एलिमेंट्स देखे 6 थे, लिम्स कितने थे? वो भी 6 और कंपोजिशन ये भी 6। यानी हमें कला के तत्व 6, कला के षडांग और संयोजन के सिद्धांत ये भी 6 भागों में विभाजित। अब हमारा क्या है? पहला सहयोग। सहयोग कहते किसे? सहयोग चित्र के विभिन्न तत्वों को एक सूत्र में बांधना ही सहयोग है। यानी जो अलग अलग तत्व है उनको एक साथ बांधना। जो चित्र के विभिन्न तत्वों की एक रूपता, समानता या एक प्रकार के सभी तत्वों को एक सूत्र में बांधता है। सहयोग का मुख्य कार्य कला के तत्वों में होने वाले बिखराव को रोकना, जिससे चित्र मूलभूत एक अनुभूति हो। यानी कि अलग अलग की जगह एक सा लगे। इसकी परिभाषा क्या है? कला के तत्वों को एक सूत्र में बांधना ही सहयोग है। यानी कला के जो अलग अलग तत्व हैं जैसे रूप है, रेखा है, रंग है, सबको एक साथ बांधना ही क्या है? सहयोग। अब इसका पर्पज क्या है? यानी कि क्यों ये जरूरी है कला में? क्या कला में? तो सहयोग का मुख्य उद्देश्य चित्र में आकर्षण के बिखराव को रोकना। जो आकर्षण का बिखराव यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जो कई जगह ना हो, क्या हो? एक जगह पे केंद्रित हो। यानी कि जो मुख्य रूप से जो मुख्य चित्र हो उस पर केंद्रित हो। दूसरे शब्दों में हम कहें कि चित्र के सभी तत्वों को एक योजना में बांधना। चाहे चित्र यथार्थ हो यानी कि यथार्थ चित्रण हो, कल्पना हो, कलाकार सदैव यह प्रयास करता है कि उसके चित्र में प्रयुक्त सभी तत्व एक दूसरे से मेल खाते हुए प्रतीत हो। क्या हो? एक साथ मेल खाते हुए प्रतीत हो। अब सहयोग द्वारा विषय की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
जिस विषय पे हमने चित्रण किया है उसकी अभिव्यक्ति को और अधिक प्रभावशाली कैसे, सहयोग के द्वारा बनाया जा सकता है। चित्र में कई रूपों का सृजन किया जाता है। जो भी एक फिगर बना, एक चित्र बनाया गया, जैसे लैंडस्केप, उसमें कई रूप बनाए गए, पहाड़ बनाया गया, पौधे बनाए गए, नदी बनाया गया, नाला, घर एक बनाया गया, रास्ते, ये क्या है, अलग अलग एक रूप है और इनका क्या है, एक आपस का फिर मुख्य रूप से, मुख्य रूप, जैसे हम मुख्य रूप किसको मानते हैं, एक घर को, और अन्य रूप सहयोग प्रदान करते हुए प्रतीक हो। तो उस घर के जो आसपास है, जैसे पेड़, रास्ते, पर्वत, नदी, ये क्या है, उसको एक सहयोग प्रदान करते हुए प्रतीत होते हैं। कलाकृति के पूर्ण होने पर सहयोग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यह एक कलाकृति की सफलता और असफलता का परिचय है। ये क्या है, ये जो सहयोग है, ये क्या है, एक कला, कोई भी कला है, कोई भी जो आर्ट बनाया गया उसमें एक वो सफल है या असफल है, इसका क्या है, परिचायक है। यानी कि जब उसमें सारे तत्वों का संयोग होगा तभी वो इसे सफल माना जाएगा। दृश्य कलाओं में विषय वस्तु चाहे जो भी हो और कलाकार द्वारा प्रयुक्त किए गए सभी तत्व आपस में गुथे हो, एक दूसरे का सहयोग करते हुए चित्रफलक पर प्रतीत हो, तभी दर्शक तक अपने भावों को प्रेषित कर पाएगा। इसलिए दृश्य कला में सहयोग का होना आवश्यक है। दृश्य कला में क्या है, सहयोग का होना अति आवश्यक है। अब सहयोग एवं दृश्य रूप एकता, यानी कि सहयोग और दृश्य रूप एकता क्या होता है, इन दोनों में क्या संबंध है। तो चित्र में दृश्य रूप एक से तात्पर्य है कि वह चित्र दृश्य तत्व वर्ण रेखा आदि मिलकर ऐसा रूप प्रस्तुत करे कि वह हमारी दृष्टि को आकर्षक लगे। क्या लगे, दृष्टि को आकर्षक। इसमें क्या है, वर्ण रेखा, रंग और रेखा की प्रधानता है। फिर कलाकार अपने माध्यम के आधारों या तत्वों का, संगीत स्वरों का, नर्तक देह भंगिमा का, यानी कि अलग अलग रूप से अलग अलग जो अंगों द्वारा भावों को प्रदर्शन किया जाता है, उसका मूर्तिकार प्रस्तर यानी पत्थर के परिमाण का प्रस्तुतकरण इस प्रकार करता है कि उसमें एक भाव उत्पन्न हो। क्या हो, एक भाव उत्पन्न हो, और जहां तक एक के प्रभाव को प्रस्तुत कर सकता है वहीं तक वह सफल है। यानी कि एक भाव को उसने प्रस्तुत कर दिया तो क्या, वह सफल कलाकार के रूप में जाना जाएगा। अब आभासी एवं अनुभूति जन्य रूप। आभासी यानी कि जो केवल दिखे, रहता नहीं है, लेकिन उसमें क्या हो, ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ है। जैसे दृष्टिगत व्यंजना वहां गौण हो जाती है जहां जानते बूझते हुए भी परिचित रूप के विस्तार को महत्व देने को सृजन समझा जाए। अतः ऐसे रूपों की रचना करना श्रेष्ठकर है जिसके प्रभाव से वस्तु आकृति में मानसिक अनुभूति ही प्रमुख रह सके। क्या है, प्रमुख रह सके। इस प्रकार के रूप को अनुभूत रूप कहा जाता है। क्या है, यानी कि वो मानसिक रूप से हमें ऐसा दिख रहा है कि कुछ रूप है, लेकिन एक्चुअल में उसे बनाया नहीं गया, तो क्या, अनुभूत। फिर सापेक्ष सहयोग। सापेक्ष सहयोग एवं अनेक रूपता में एकता। ठीक है, अनेक रूपता में यानी अनेक अनेक रूप हो, उसमें क्या हो, एकता हो। सापेक्ष यानी किसी एक रूप के सापेक्ष में सहयोग। तो आकृति या आकार की एक विशेषता होते हुए भी सहयोग सदैव अपेक्षित है, यह निरपेक्षित नहीं है। क्या है, अपेक्षित है। आकार के विभिन्न भाग होते हैं, कोई भी एक आकार बना उसके विभिन्न, उन समस्त भागों का आपसी संबंध ही पूर्ण रूपता का मूल। यानी कि एक मनुष्य की आकृति बनाई गई, उसमें उसके आंख, कान, नाक के अलग अलग अंगों को उसकी आकृति के सापेक्ष में जैसा बनाया गया, तो इसका क्या हुआ, पूर्ण रूपता को प्राप्त होता है। यदि आकृति का आकार के सभी तत्व एक से हैं, क्या सभी तत्व एक से हैं, तो वह एक रस्ता उत्पन्न करता है। क्या करता है, एक रास्ता
परंतु इस आकृति में कुछ भिन्नता रहे तो ये आकर्षक लगेंगे। क्या आकर्षक लगेंगे। भारतीय वाङ्मय में वर्णित षडंग का रूप भेद यही है। रूप भेद क्या है? यही है। जो षडंग है, जो भारतीय चित्रकला में जो षडंग का आता है वो क्या है? रूप भेद। यही दर्शाता है कि रूपों में भेद होना चाहिए, एक सा नहीं। जैसे जिसका रूप बालक का बनाना है, मनुष्य का, वामन का, जिसका बनाना हो उसके हिसाब से अलग अलग परिमाण होते हैं और इससे ही अनेक रूपता में सहयोग करते हैं, यानी अलग अलग रूपों में सहयोग होता है। अगला हमारा है सहयोग का विरोध संबंध। क्या? सहयोग का विरोध संबंध। अब चित्रकला में सहयोग सृजन हेतु विरोध का बहुत महत्वपूर्ण है। विरोधाभास का भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि दोनों विपरीत अर्थ हैं, पर एक समान आकारों की रचना होती है तो उस संबंध को सहयोग कहते हैं, और विभिन्न आकारों के संबंध की बात करें तो उसे विरोध कहते हैं। यानी एक ही से संबंध बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? सहयोग। और विभिन्न हो तो विरोध, अलग अलग रूपों को बनाए तो वो विरोधी रूप के रूप में आएंगे। सहयोग और सामंजस्य क्या होता है? सहयोग और सामंजस्य दोनों ही चित्रकला सृजन हेतु आवश्यक है, परंतु इसमें अंतर है। दोनों में क्या है? सामंजस्य अलग चीज है और सहयोग अलग है कला में। सहयोग का संबंध जहां तक अंतराल निरूपण और विषय वस्तु है, वही सामंजस्य का वर्ण और तान से है। क्या है? रंग और उसके टोन से तथा रूप से और उसके रूप से। सहयोग का मुख्य उद्देश्य चित्र को एक से अधिक भागों में बांटने से बचाना है ताकि उसकी एक रूपता बरकरार रहे। सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? चित्र को एक से अधिक भागों में बांटने से बचाने के लिए। सहयोग के प्रकार रेखा सहयोग यानी रेखा द्वारा। तो संपूर्ण चित्र में रेखाओं की मोटाई, दिशाएं और अंकन पद्धति सूत्रबद्धता होनी चाहिए। क्या है? एक सी, ऐसा नहीं कि यहाँ से बहुत मोटी ले गए और एकदम अचानक से एकदम ऐसे पतली रेखा खींच, नहीं। क्या हो? एक फ्लो में ऐसे पतली हो तो एक हल्के हल्के ऐसे फ्लो में पतली। फिर तार, टोन, प्रकाश और अंधकार का परस्पर संबंध है। यानी कि यहाँ से अगर कोई भी अंधकार, यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे प्रकाश, तो जब ये प्रकाश की तरफ जाएंगे तो धीरे 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 क्या होगा? लाइट होगा। अचानक से लाइट नहीं होगा कि यहाँ तक पूरा अंधेरा है, यहाँ तक पूरा लाइट, नहीं। धीरे 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 लाइट की तरफ जाएंगे तो उन दोनों को भी परस्पर संबंध था, उसके द्वारा वस्तुओं को एक ही पैटर्न पे ढाला होना चाहिए। ये तान का साथ सहयोग का संबंध है। आकृतियों का आकारों में विविधता, सुरुचिपूर्ण रूपों का संयोग, मुख्य आकृति और अन्य आकृतियों की विपरीतता और संगति को उचित व्यवस्था से उत्पन्न होती है। यानी कि मुख्य रूप से जो आकृति है और जो सहायक आकृतियां हैं, दोनों पे एक ऐसा सुरुचिपूर्ण संयोग होना चाहिए ताकि अलग अलग न करके एक भाव को प्रकट करें। ओत के साथ सहयोग, तो वस्तुओं के स्वभाव को प्रदर्शित करने की और उनकी बनावट विपरीतता में विविधता होनी चाहिए। यानी कि जिस तरह की कलाकृति बनानी है उसके अनुसार पोत का चुनाव करना चाहिए। अंतराल में भी बहुत होता है। अंतराल में सहयोग के प्रति सहायक और सक्रिय अंतराल को, जैसे कोई भी चित्रपट हो गया तो इसमें उसको विभाजन ऐसा हो, या फिर चित्राकृतियों के ऐसे, जैसे कोई बड़ी बनानी हो तो इस हिसाब से ऐसी बने कि उसमें क्या एक सहयोग का, दोनों ऐसे रहे कि एक भाव को प्रदर्शित। कुल मिला के सबसे वो चीज है कि एक भाव को प्रदर्शित, पूरी चित्राकृति को एक भाव में पिरोना। यही क्या है? संयोजन। जो संयोजन का सिद्धांत कंपोजिशन का पढ़ रहे हैं उसमें पूरा का पूरा यही इसका निचोड़ है कि किसी भी तरह सभी तत्वों को मिला के एक कर दे। अगला हमारा है सामंजस्य। सामंजस्य का तात्पर्य है समन्वय या तालमेल।
क्या है, समन्वय या तालमेल। अब सादृश्य, सुसंगति, समता, सुमेल, मैत्री, सामान्य, सुसंगति, समानता, सुस्वरता, एकता आदि ही इसका क्या है अर्थ है। आदि के अर्थ में इस संदर्भ में लिया है। ये क्या है, सभी सामंजस्य को ही दर्शाते हैं। सामंजस्य की परिभाषा क्या है? सामंजस्य चित्रकला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व जैसे रेखा, रूप, रंग, तान, पोत एक दूसरे से मेल खाते हुए प्रतीत होते हैं। क्या है? मेल खाते हुए। ये दो प्रकार का होता है, एक तो है आंतरिक सामंजस्य और बाह्य सामंजस्य। आंतरिक सामंजस्य यह सामंजस्य कि एक ही भाव अथवा विचार से संबंधित वस्तुओं अथवा आकृतियों के चित्रण से आंतरिक सामंजस्य उत्पन्न होता है। क्या है? आंतरिक सामंजस्य। और बाहरी सामंजस्य, चित्र का बाहरी सामंजस्य चित्र रचना के तत्वों पर निर्भर करता है, ना कि वस्तुओं पर। अब दोनों में देखिए, आंतरिक क्या है, जो चित्र में भाव और विचार के वस्तुओं से, और इसमें क्या है, चित्र रचना के तत्वों पर, ना कि उसकी वस्तुओं पर। सामंजस्य के भी प्रकार है अलग अलग, जैसे रेखा सामंजस्य, चित्र में रेखाओं द्वारा सामंजस्य, रेखाओं का दूर खींचने की दिशा परिप्रेक्ष्य के प्रभाव पर निर्भर करता है। रूप में सेम रूप की तरह, जैसे व्यवस्था उत्पन्न करने हेतु आकृतियों का सामंजस्य सहायक आकृतियों द्वारा मुख्य आकृति को और प्रभावशाली दिखाया जाता है। जैसे मरणासन राजकुमारी का हम ले लें अजंता की, तो उसमें क्या होता है, मुख्य आकृति है मरणासन राजकुमारी, लेकिन जो उसके आसपास जो दासियां हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि यह राजकुमारी क्या है, मरणासन। ना कि बस चित्र देखने से नहीं, लेकिन उनके जो भाव है, जो सहायक आकृतियां, इसके जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है उसको प्रदर्शित, इसके भाव को प्रदर्शित कर रही है। पोत सामंजस्य। अब पोत सामंजस्य आवश्यक है केवल उन्हीं पोतों का प्रयोग किया जाए जो अंकन दूसरे से मेल खा सके, जिसपे क्या है, अंकन दूसरे से मेल खा सके, यानी कि जो जिस सब्जेक्ट को हमें बनाना है उसी के अनुसार पोत की चुनाव करनी चाहिए। वर्ण एवं तान, कलर एंड टोन, एक समान छाया प्रकाश या गर्मी या क्या है, रंगशीलता आदि के विचारों से चित्र में रंगों का इस्तेमाल सामंजस्य पैदा करता है। यह तानों का सही वितरण पर निर्भर करता है। यदि चित्र में प्रयुक्त सभी रंग प्रकाश अथवा उष्णता के विचार से बहुत कम अंतर वाले हों तो चित्र में सुंदर सामंजस्य, यानी कि जैसे जो रंग का जो प्रकाश और उष्णता यानी गर्म के हिसाब से अगर एक ही टोन में अगर उनको किया जाए तो बहुत ही सुंदर सामंजस्य उत्पन्न करेगा। अनुपात द्वारा सामंजस्य, यदि किसी चित्र में कुछ आकृतियां बहुत बड़ी और शेष आकृतियां बहुत छोटी हो तो सामंजस्य उत्पन्न नहीं, यानी एक फिक्सन हो। जैसे बहुत भीड़ भाड़ वाला कोई चित्र बनाना, तो जो आगे की आकृतियां होंगी बड़ी होंगी, फिर जैसे जैसे पीछे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आकृतियां क्या होंगी, छोटी होती है। लेकिन एक क्या है, फिक्स अनुपात है। ऐसा नहीं कि ये आकृति बड़ी हो गई और यहाँ से अचानक से ऐसे छोटी, तो इनका क्या अनुपात अलग अलग, तो ऐसा नहीं, एक फिक्स अनुपात में ऐसे छोटी होती जाएंगी, तो वो क्या है, ये क्या होगा, अनुपात सामंजस्य। अगला है हमारा संतुलन। तो संतुलन की परिभाषा, संतुलन कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रकला के समस्त तत्व इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उनका भार समस्त तल पर समुचित रूप से वितरित हो। क्या हो, यानी कि जो वेट है जो कला में वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, भार को अनुचित रूप से केंद्रीकृत होने से तथा चित्र को असंतुलित होने से बचाना, इसका क्या है, जैसे कोई भी आकृति हो, कोई आकृति बनी तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बना दी और यहाँ पे बहुत कम, तो ये क्या हुआ कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। इसमें क्या है, इक्वल वेट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, यानी जिस तरह से इधर भरा गया है लगभग उसी के अनुपात में ही
भरा जाना चाहिए। तब ये क्या हुआ कि पूरे चित्रपट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि संतुलित चित्र बना है। फिर संतुलन चित्र संयोजन का वह नियम है जिसके आधार पर चित्रभूमि के समस्त समान एवं विरोधी प्रभावों को व्यवस्थित किया जाता है। क्या है? समान और विरोधी प्रभावों को व्यवस्थित किया जाता है, जिससे चित्र में स्थिरता आती है और गति को रोका जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? गतिशीलता को चित्र तल के दायरे में ही सीमित रखना, यानी कि जो चित्र की गतिशीलता है उसको चित्र के तल तक ही सीमित रखना तथा संयोजन को स्थिरता प्रदान करना। अब इसमें क्या है? इसके संतुलन, जैसे समसंतुलन, विषम और आलम्ब, तीन प्रकार के संतुलन थे। समसंतुलन में क्या होता है? समान भार के चित्र के मध्य से एक समान दूर रहने पर संतुलित होते हैं। जैसे अगर हमने ये ले लिया तो यहाँ पे जैसा बनाया, अगर हम तुलना मान ले तो दूसरी साइड भी उतना ही वेट देना, ये क्या है? समसंतुलन। जैसे समतुलन, इस प्रकार आकृतियों में स्थिरता, दृढ़ता तथा निश्चयात्मकता होती है, यानी कि ये क्या है? एकदम पूरी बैलेंस होंगी, स्थिर होंगी आकृतियां। विषम भार में, विषम भार के चित्रों को देखा जाए तो जैसे इधर बड़ा चित्र बन गया तो ये क्या होगा? यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नजदीक होगा। यहाँ पे अगर छोटा बनाते हैं तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी सेंटर ऑफ जो है इससे दूर होगा, दूसरा है नजदीक। यानी इसमें क्या? चित्र के मध्य से असमान दूरी रहने पर संतुलित होते हैं। ये क्या है? जो मध्य है इससे असमान, यहाँ पे कम दूरी है, यहाँ पे ज्यादा दूरी। इसमें क्या था? दोनों इक्वल डिस्टेंस में। अत्यधिक भार केंद्र के समीप, अत्यधिक भार क्या है? केंद्र के समीप है। और कम भार केंद्र जो छोटा है, जो कम भार का है वो केंद्र से दूर रहना चाहिए। एक आलम्ब सिद्धांत, आलम्ब के सिद्धांत में इसमें औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक और परिप्रेक्षी संतुलन, तीन तरह के आलम्ब के सिद्धांत। ये जो आलम्ब के सिद्धांत है उसमें तीन तरह का होता है। फिर आता है प्रभाविता। हमारा क्या है? प्रभाविता। प्रभाविता की परिभाषा है, चित्रकला में प्रभाविता का तात्पर्य उस सिद्धांत से जिसके द्वारा हमारी नजरें चित्र संयोजन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व पर सबसे पहले पड़ती है। यानी कि किसी चित्र को फर्स्ट एक बार देखने पे, पहली बार देखने पे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आ जाए वो क्या है? प्रभाविता। यानी कि तुरंत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो चित्र में बना उसको देख ले, दर्शक क्या करे? उसे देख ले। इसके बाद वो क्रम बाकी सारे चित्रों को उसी के सापेक्ष में देखे और उसे रिलेट करे। फिर क्रमानुसार चित्रित अन्य आकृतियों पर क्या है? सबसे पहले सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसके बाद अन्य आकृतियों पर। जब भी किसी चित्र रचना में दृष्टि प्रभाव को महत्व दिया जाता है तो प्रभाविता के सिद्धांत का पालन, यानी कि दृष्टि यानी देखने से ही उसमें भाव हमें उत्पन्न, यानी वो प्रभावित कर ले। प्रभाविता के तत्व, इसके दो तत्व हैं। पहला है विषय वस्तु के अनुरूप, यानी विषय वस्तु के अनुरूप चित्रण, और साधारणीकरण। क्या है दूसरा? साधारणीकरण। अब इसके साधन क्या क्या है? किस साधनों का प्रयोग करके हम इसे अपने चित्रों में ला सकते हैं? पहला क्या है? केंद्र के निकट आकर्षण केंद्र बिंदु की स्थापना। चित्रपट का जो केंद्र है यहाँ पे आकर्षण बिंदु यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को भी इसी बेस किया जाए। मुख्य आकृति में रेखा, वर्ण और आकार। रेखा, वर्ण और आकार की दृष्टि से अधिक भार का समूह, यानी अगर मुख्य आकृति कोई बनी है इसमें तो इसमें क्या है? इसकी रेखाएं मधुर हो, इसमें रंगों का चुनाव अच्छे से हो और इसका आकार एक अच्छे अनुपात से बना हो, तो क्या होगा? उसमें अधिक भार का समावेश होगा। फिर गौण आकृतियों का पृथक समूहीकरण, यानी जो प्रमुख या गौण यानी कि भारी आकृतियां उनका अलग और हल्की और उनको अलग, यानी दोनों के अलग अलग समूह को बनाना। फिर मुख्य आकृति के पीछे पर्याप्त रिक्त पृष्ठभूमि का प्रावधान, तो मुख्य हो उसके पीछे क्या हो? पर्याप्त पृष्ठभूमि का प्रावधान किया जाए। अन्य आकृतियों की तुलना में मुख्य आकृति को अधिक विवरणात्मक
सुसज्जित अंकित करना। क्या हो? सुसंकित अज्जित यानी मुख्य आकृति को ज्यादा ध्यान देना। किंतु अत्यधिक अलंकरण कभी कभी आकृति को अधिक बोझिल कर देता है, यानी इतना भी अलंकरण न कर दिया जाए कि बाकी जो आकृतियां उसके साथ मेल न खाए। अतः साज सज्जा का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जो साज सज्जा का प्रयोग उसे बहुत ही हिसाब से यानी संयोजित करके करना चाहिए। फिर मुख्य आकृतियों का अन्य आकृतियों में से दिशा विरोध एवं वर्ण विरोध आदि प्रदर्शित, यानी हम मुख्य आकृति को अन्य आकृतियों से अलग कैसे करेंगे, उसमें वर्ण विरोध या रेखा विरोध कुछ न कुछ हमें एक अलग सा उसको दिखाना पड़ेगा, ताकि ये पता चले कि ये क्या है मुख्य आकृति और इसके बाकी सारे क्या है अलग अलग छोटी छोटी जो आकृतियां हो या फिर उसके सहायक आकृति। अगला हमारा केंद्रीय संयोजन। मुख्य आकृति को केंद्र मानकर अन्य आकृतियों का चारों ओर चापाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार अथवा बहुभुजात्मक संयोजन, यानी एक फिक्स वे में अगर हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये है तो त्रिभुजाकार, यानी कि एक फिक्स वे में, ऐसा नहीं कि एक साइड कर दिया, ये चारों तरफ कोई न कोई एक ज्यामिति कोई भी आकार हम खींच ले उस फिक्स वे में रहना चाहिए, उसी के अनुसार। मुख्य आकृति के अनुरूप रेखाएं, गति, वर्ण योजना। रेखाओं को मुख्य आकृति के अनुरूप उनके गति और वर्ण रंग का योजना आदि को अपेक्षाकृत सीमित मात्रा में अव्य आकृतियों में पुनरावृत्ति, यानी इसमें जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की आकृति में जैसा किया गया है सेम वैसा ही न करके जो उसकी सहायक आकृतियां उसमें कुछ अलग से करना चाहिए, ताकि क्या हो इससे इनकी भिन्नता दिखे। अगला है हमारा प्रभाव। प्रभाव किसे कहते हैं? प्रवाह से तात्पर्य चित्र भूमि पर दृष्टि की स्वतंत्र बाधा रहे एवं मधुर विचरण, यानी कि चित्रपट पे देखते ही जैसे हमने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को देखा, इसके बाद ऐसा ना हो कि इसी पे हमारा ध्यान केंद्रित, इसके बाद सारे चित्रों को निर्बाध, यानी कि पूरे जो सहायक आकृतियां हो या कुछ भी उनको पूरे एक फ्लो में देख ले आदमी और उसको भाव को समझ ले। अथवा गति होता है, और संयोजन में गति का अर्थ है कला तत्वों में चित्र का ऐसा विन्यास क्रम प्रस्तुत करना जो नेत्र दृष्टि को चित्र में सहज गति से प्रवेश करा के जिधर चाहे उधर घुमा दे। यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से हम चाहते हैं कि इधर से आदमी देखना, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से हम ऐसा फ्लो बनाएंगे, ऐसी आकृतियों का निर्माण करेंगे कि यहां से इधर को फ्लो करके ऐसे पूरा आदमी देख ले और उसे समझ ले। गति मंद, सरस, तीव्र, क्रमिक जैसा बनाना चाहे, क्रमिक या किसी प्रकार की हो सकती है। यह गति या प्रवाह सोच समझकर चित्र में उपस्थित करना चाहिए ताकि कलाकृतियां एक रस्ता से ग्रस्त हो। इसमें क्या हो, एक रस, केवल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से ही केवल ना निकले, बाकी जो सहायक आकृतियां हैं उनसे भी उसका भाव उत्पन्न हो। अच्छा, लय है उसे अंग्रेजी में रिदम शब्द का प्रयोग रहता है, रिदम कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द रेन से हुई। किससे? रेन से हुई, जिसका अर्थ है प्रवाह। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रवाह। ये आ सकता है, इसको मार्क कर लेना आप लोग। प्राचीन ग्रीक शब्द रेन से हुई। गति के प्रकार क्या क्या है? चित्रकला में 3 प्रकार की गति ला सकते हैं, ये जिसमें सरल, कोड़ी और लहरदार। सरल रेखा एक बिंदु से दूसरे तक जाती है, कोण टूटी रेखा के अनुरूप हो, और सर्पाकार तथा कुंडली लहरदार। कोड़ी क्या है? जैसे ऐसे ऐसे कुछ भी ऐसे बनती है। सरल रेखा सीधी हो गई, और सर्पाकार या कुंडली यानी कि ये बन गई, या फिर ऐसे कुंडलाकृति या फिर स्पाइरल्स के रूप में भी। ये क्या होती है? लहरदार रेखा। नेक्स्ट है हमारा प्रमाण। अब
प्रमाण क्या होता है? प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है संबद्धता का, या आकृतियों के अपने परिमाण जैसे लंबाई चौड़ाई के संबंध तथा सभी आकृति एक दूसरे के संबंध और सभी आकृतियों दान वर्ण इत्यादि चित्रों का संबंध निश्चित करता है। क्या करता है? प्रमाण। अब मानव आकृति में प्रमाण कैसे हम दिखाते हैं? तो मानव देह को व्यक्ति विशेष के देह के रूप में न लेकर साधारण आकार या आकृति के रूप में देखें तो ज्ञात होगा कि मानव देह के विभिन्न अंग में एक विशेष अनुपातिक संबंध है। एक अनुपातिक संबंध है, यानी कि सर अलग, बाएं, पैर, धड़, सबका क्या एक फिक्स अनुपात है। मानव देह विभिन्न अंगों में एक विशेष अनुपातिक संबंध है। इसके लिए एक सिर को इकाई माना जाता है। जैसे सिर का क्या है? सिर के ऊपर, सिर से ठोड़ी तक, सिर से और ठोड़ी, यानी कि कोई अगर ऐसे मानव आकृति बना दी जाए, ये ठोड़ी हो गई और ये सिर हो गया, तो ये सिर से लेकर ये ठोड़ी, ये इसके बीच की जो भी दूरी आएगी उसे क्या एक सिर माना गया, यानी को प्रमाण की इकाई, इसे इकाई माना गया। ठीक। अब भारतीय शिल्प शास्त्रों में इस प्रमाण को ताल प्रमाण, कार्य प्रमाण अथवा मानवोत्पत्ति के नाम से जाना जाता है। क्या है? भारतीय शिल्प। ठीक। अब इसको माइकल एंजेलो, जो कि बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार है, इन्हें मानव देह को 8 भागों में विभाजित करके प्रमाण निश्चित किया और इसकी इकाई सिर है। इन्होंने क्या, मानव को 8 भागों में 8 सिर, क्या है, माइकल एंजेलो के अनुसार, माइकल एंजेलो की जो मूर्तियां प्राप्त हुई उसमें क्या है, जो मानव की आकृति है वो 8 सिर, यानी कि जो सिर का भाग इन्होंने बनाया है उसको एक इकाई मान के उसके 8 भागों में मानव के पूरे शरीर को, यानी नीचे का पूरा 7 सिर और एक सिर, यानी पूरा 8 भी रखा है। जैसे अगर कोई मानव की ये जो आकृति उन्होंने जो शिल्प बनाए हैं, तो ये जितनी है, इसको अगर एक माने तो ऐसे इधर नीचे और 7 भाग आएंगे, यानी कि यहाँ तक 7 और एक ये 8, तो पूरी जो है वो 8 सिर के बराबर मानी। किसने? माइकल एंजेलो ने उसे मान के बनाया है। फिर जो ग्रीक मूर्तियां हैं, ग्रीक मूर्तियों के अध्ययन से के पश्चात प्रमाण निश्चित होते हैं। इनमें सैमसन की पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, सैमसन नामक एक लेखक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी एलिमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म। इस प्रकार बताया कि संपूर्ण मूर्ति को 8 सिर या 10 मुख के प्रमाण। अब आता है 10 मुख। मुख को कैसे मापते हैं? मुख का क्या है, जैसे ये बन गया हमारा, तो ये यहां से बालों को बना दिया हमने, तो ये जहां से, यानी कि ललाट का ऊपर भाग और ये थोड़ी, इसको क्या एक मुख, यानी कि एक मुख माना, या ठोड़ी से ललाट, यानी बालों के ऊपर का जो जहां से सर कहता है उसके ऊपर ना मानना, और सिर में क्या है, पूरी की पूरी यहाँ तक की ऊंचाई को मान लेना। ये क्या है? सिर और ये मुख। रोमन जो वास्तुशास्त्री विद्रुवियस के अनुसार मुख समस्त शरीर का 10वां भाग होता है, यानी जो मुख है वो कितना भाग, सिर कितना हुआ, 8वां भाग माना गया, और मुख 10वां, यानी कि 1/10 और सिर 1/, पूरे शरीर का 1/8 और 1/10। और भारतीय शिल्प शास्त्रियों ने मानव शरीर को उसके चरित्र गुण के अनुसार 10 ताल, यानी एक ताल में क्या हुआ, 12 अंगुल का विस्तार होता है, तथा एक मुख के प्रमाण के बराबर होता है। एक मुख के प्रमाण के, यानी एक ताल जो है वो कितना, एक मुख। जो भारतीय शिल्प शास्त्री है वो एक ताल को एक मुख के बराबर,
तो हमने यहाँ पे देखा कि रोमन शास्त्रियों ने भी क्या किया है, शरीर का जो एक मुख है उसे 1/10, और हमारा जो भारतीय शिल्प है उसमें भी क्या है, 10 ताल के जो मानव आकृति है उसको 10 ताल माना है। फिर प्रमाण तथा चित्रभूमि का विभाजन। अब चित्रभूमि को 2 या 3 अथवा अधिक भागों में विभाजित करने की समस्या भी प्रमाण से ही संबंधित है, यानी कि जिस हिसाब से हम मूर्ति बनाएंगे उसी हिसाब से उसका विभाजन भी करेंगे। इसमें स्वर्णिम सिद्धांत बहुत ही फेमस है। इसके अनुसार तो आकृति को ठीक मध्य में न रखकर दाएं बाएं और ऊपर नीचे रखते हैं, एकदम मध्य में न रखें, और रिक्त स्थान का अनुपात क्या है, 2:3 रखना। जैसे ये चित्रभूमि हो गई, पृष्ठभूमि, इसको 2 यानी इधर 2 3, या फिर ऐसे करें तो ये 2 और 3 बांटना। और इसके अलावा 2:3, 3 5 का, 5 8 का, 8 13 का और 13 21, ये क्या है, स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत के अनुसार चित्रतल को बांटने की प्रक्रिया, यानी कि 2 3 में बांटे, 3 5 में, 5 8 में, 8 13 में या 13 21 में बांट सकते हैं। तो इस तरह हमारा संयोजन का सिद्धांत समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करके इसे बढ़ाएं। धन्यवाद।